हेलो बच्चों, देखो अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले 2 वीडियो अपन कर चुके हैं। तो अपन ने क्या कर रखा, रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 घटक बता रखे हैं, रक्त, रक्तवाहिनियां और हृदय। तो इससे पहले 2 वीडियो अपने हो चुके हैं और उसके अंदर मैं आपको रक्त के बारे में बता चुका हूं। और आज इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, जो रक्तवाहिनियां या रुधिर वाहिनियां हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का पॉइंट आप लगाइए, रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां। रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां क्या होती। तो हमारा उत्तर ये होगा कि शरीर में रक्त कुछ नलियों में प्रवाहित होता है। शरीर में रक्त कुछ नलियों में प्रवाहित होता है और उन नलियों को रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां कहते हैं। शरीर में रक्त कुछ नलियों में प्रवाहित होता है और उन नलियों को रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां कहा जाता है। अब जो रक्त वाहिनियां होती है शरीर के अंदर, वो होती है 3 प्रकार की। पहली है साहब धमनी, ठीक है। दूसरी जो रक्तवाहिनी होती है वो होती है सिरा, और इसके अलावा तीसरी रक्तवाहिनी जो इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है उसे अपन बोलते हैं केशिकाएं। उन्हें क्या बोला जाता है, केशिकाएं बोला जाता है। तो पहले अपन धमनी और सिरा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो केशिकाएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कई बार क्या होता है, धमनी और सिरा में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो अपन दोनों को एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। इन दोनों की जो लक्षण है वो भी पढ़ लेंगे और दोनों के जो अंतर है वो भी अपन क्या कर लेंगे, साथ के साथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं धमनी की। तो भाई धमनी क्या होती है, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक लेकर जाती है, वो क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक लेकर जाती है, क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है, ठीक है। तो धमनी रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक लेकर के जाती है, ठीक। अब सिरा की बात करें तो सिरा क्या होती है, इससे उल्टा काम करेगी। सिरा क्या करती है, रक्त को अन्य अंगों से हृदय में लाती है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को अन्य अंगों से हृदय में लाती है, सिरा कहलाती है। वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को अन्य अंगों से हृदय में लाती है, वो क्या कहलाती है, सिरा कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात देखो, जो धमनियां हैं उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को आप शुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं। और जो सिरा होता है उसके अंदर CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। CO2 युक्त रक्त को आप अशुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं। तो देखिए, धमनी के लिए अपन ऐसा बोल रहे हैं भाई इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित नहीं होकर के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर शेष धमनियों में O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है।
प्रवाहित होता है या बहता है, एक ही बात है ना। तो फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर शेष धमनियों के अंदर कौन सा रक्त प्रवाहित होता? O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता। ठीक इसी प्रकार शिरा के अंदर भी एक अपवाद है। फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर शेष शिराओं में CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात देखते हैं। धमनी की जो दीवार होती है, दीवार ये होती है मोटी व लचीली। धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी और लचीली होती है। जबकि शिरा की जो दीवार है, शिरा की दीवार ये होती है साहब पतली व पिचकनी, पतली व पिचकनी। अब दोनों को मतलब से समझते हैं अपन। देखिए धमनी की दीवार कैसी है? मोटी, और मोटी होने के साथ में लचीली है। इसकी दीवार पतली है, पतली के साथ में कैसी? पिचकनी। तो मोटी और पतली तो आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन लचीली और पिचकनी इन दोनों में थोड़ा सा अंतर अपन करना सीखते हैं। तो देखो आपने गुब्बारा देखा होगा, यदि गुब्बारे के अंदर अपन हवा भरते हैं तो उसकी जो दीवार है वो फैलती ही जाती है। ठीक है, और यदि गुब्बारे की हवा अपन वापस बाहर निकालेंगे तो उसकी दीवार क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। यानी कि वो अपना आकार ही इस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है कि उसमें जैसे मान लीजिए हवा का दबाव ज्यादा है तो वो दीवार फैल जाएगी, और यदि हवा का दबाव कम है तो वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो ऐसा जो गुण होगा उसे तो अपन बोलेंगे लचीलापन। क्या बोलेंगे? लचीलापन। लेकिन दूसरी तरफ अपन प्लास्टिक की बोतल ले, अब प्लास्टिक की बोतल में आप जबरदस्ती हवा भर दिए तो क्या उसकी दीवार फैल जाएगी? क्या नहीं फैलेगी वो कभी भी। अच्छा, दूसरा काम अपन करेंगे, प्लास्टिक की जो बोतल है उसमें से जबरदस्ती हवा बाहर निकालें तो उसकी दीवार सिकुड़ेगी नहीं, और जो बोतल है उसका आकार जरूर बिगड़ जाएगा लेकिन उसकी दीवार सिकुड़ेगी नहीं। ठीक है, तो अपन जब उससे बाहर निकालेंगे ना वायु, तो आप ऐसा बोल सकते हैं उस बोतलों को, ये बोतल अब क्या हो गई? पिचक गई। क्यों? अंदर उसकी जो सतह अंदर धस जाएगी लेकिन उसकी दीवार सिकुड़ नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्या बोलते हैं? भाई इसकी दीवार क्या, ये बोतल क्या हो गई? पिचक गई। तो ठीक ऐसा ही गुण क्या होता है? शिरा की दीवार में होता है। तो आप ऐसे तुलना कर सकते हैं, भाई लचीलेपन का जो गुण है वो तो गुब्बारे की दीवार के समान होता है, और पिचकने का जो गुण है वो प्लास्टिक की जो बोतल की दीवार है उसके समान होता है। तो धमनी की दीवार मोटी है और मोटी के साथ में कैसी है? लचीली है। और शिरा की जो दीवार है पतली, और पतली के साथ में कैसी होती है? पिचकनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए धमनी का व्यास कम होता है। धमनी का व्यास क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? शिरा की तुलना में। तो यहां पर लिख दे शिरा का व्यास अधिक होता है। शिरा का व्यास क्या होता है? अधिक होता है। देखो इसकी दीवार मोटी होने की वजह से इसका जो अंदर का घेरा है वो कम हो जाता है, इसलिए इसका व्यास क्या है? कम है। और इसकी दीवार पतली होने की वजह से इसका जो अंदर का घेरा है, अवकाश वाला घेरा, वो बड़ा होता है, इसलिए इसका व्यास क्या होता है? अधिक होता है। अब ध्यान देना मेरी बात पे, हमारे शरीर की जो मोटर होती है वो हृदय होती है। तो हृदय जो होता है वो शिरा में भी रक्त को पंप करता है और धमनी के अंदर भी रक्त को पंप करता है। लेकिन यहां पर आप ये देखें तो धमनी का व्यास कम होता है, यानी कि धमनी छोटा पाइप है, और जबकि शिरा का व्यास क्या है? अधिक है, यानी कि शिरा क्या है? बड़ा पाइप है। मोटर एक ही है हमारे शरीर के अंदर हृदय, लेकिन
वो हृदय क्या कर रहा है, धमनी में भी रक्त को पंप कर रहा है और सिरा के अंदर भी रक्त को पंप कर रहा है। तो धमनी का व्यास कम है, इस वजह से इसके अंदर रक्तदाब कैसा होगा, अधिक होगा। छोटा पाइप है तो रक्तदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इसके अंदर व्यास अधिक है, बड़ा पाइप है, तो इसके अंदर रक्तदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं अब कि धमनी में रक्त अधिक दाब से प्रवाहित होता है। धमनी में रक्त अधिक दाब से प्रवाहित होता है, सिरा में रक्त कम दाब से प्रवाहित होता है, सिरा में रक्त कम दाब से क्या होता, प्रवाहित होता है। ठीक है, अब सुनिए भाई ध्यान से, सिरा के अंदर रक्त कम दाब से प्रवाहित होता है। कई बार रक्तदाब इतना कम हो जाता है कि जो रक्त होता है वो उल्टी दिशा में भी लौट करके आ सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इसके अंदर क्या होता है कि एक दिशीय वाल्व पाए जाते हैं। देखो, वाल्व जो होता है साइकिल के टायर के अंदर भी होता है। जब आप साइकिल के टायर के अंदर हवा भरते हैं तो वो वाल्व क्या करता है, साइकिल के टायर के अंदर हवा को जाने तो देता है, लेकिन वापस उस हवा को उल्टी दिशा में बाहर नहीं निकलने देता। यानी कि वो एक ही दिशा में खुलता है, वो हवा को अंदर की ओर तो जाने देगा लेकिन उसको वापस बाहर नहीं निकलने देगा। तो ठीक इसी प्रकार सिरा के अंदर भी क्या होते हैं, एक दिशीय वाल्व होते हैं जो केवल आगे की दिशा में खुलते हैं, पीछे की दिशा में खुलते ही नहीं है, वो वापस बंद हो जाते हैं। तो देखिए, धमनी के अंदर एक दिशीय वाल्व नहीं होते हैं और सिरा के अंदर एक दिशीय वाल्व पाए जाते हैं। लेकिन जो बड़ी धमनियां हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि एक दिशीय वाल्व पाया जाता है। वो अपवाद है धमनियों के अंदर जिनके अंदर क्या होते हैं, एक दिशीय वाल्व पाए जाते हैं। तो देखो, अपवाद सहित अपन लिखते हैं, महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, ये महाधमनी, वह फुफ्फुसीय धमनी। महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी, आपने फुफ्फुसीय धमनी के बारे में पहले भी पढ़ लिया। ये क्या करती है, CO2 युक्त रक्त प्रवाहित करती है, और महाधमनी में तो O2 युक्त रक्त ही प्रवाहित होता है। लेकिन ये दोनों क्या है, बड़ी धमनियां हैं। तो महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर शेष धमनियों में एक दिशीय वाल्व को हिंदी में कपाट बोलते हैं। कपाट का मतलब होता है दरवाजा, क्योंकि आपने घर का दरवाजा देखा होगा, आप उसको पकड़ करके अंदर तो खोल सकते हो लेकिन वापस बाहर नहीं धकेल सकते हो। तो एक दिशीय वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, सिराओं में एक दिशीय वाल्व पाए जाते हैं। सिराओं में एक दिशीय वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जो धमनी और सिराएं दोनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। एक बार दोबारा जान लेते हैं अपन। ये दोनों में अंतर भी हो गए और दोनों के लक्षण भी अपन ने देख लिए साथ में। देखो, कभी भी अंतर आ जाए तो अपने को सारणी बना करके अंतर देना होता है। ठीक है, तो देखिए, पहले बात करें अपन धमनी की। तो धमनी के लिए अपन ने क्या बोला कि वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक लेकर के जाती है, क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। सिरा, वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को अन्य अंगों से हृदय में लाती है, वो क्या कहलाती है, सिरा कहलाती है।
तो आपका ये परिभाषा का जो अंतर है वो पहला अंतर भी बन जाएगा इसी तरीके से, ठीक है, और दोनों का पहला लक्षण भी हो गया। दूसरी चीज क्या बताई अपने कि फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर शेष धमनियों में O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। इधर क्या बताया, फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर शेष शिराओं में CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो यह आपका दूसरा अंतर हो जाएगा इस तरीके से। फिर तीसरी चीज क्या बताई कि धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी और लचीली होती है और शिरा की दीवार पतली और कैसी होती है, पिचकनी होती है। तो यह आपका कौन सा अंतर हो जाएगा, तीसरा वाला अंतर हो जाएगा। फिर आगे अपन ने क्या बताया कि धमनी का व्यास कम होता है और शिरा का व्यास अधिक होता है। तो यह आपका कौन सा अंतर हो जाएगा, जो भी है, ये पहला हो गया है, ये दूसरा हो गया है, ये तीसरा हो गया है और ये चौथा अंतर हो गया है, ठीक है। धमनी का व्यास कम, शिरा का व्यास अधिक। अब इसके बाद में पांचवा जो अंतर बन जाएगा आपका वो क्या बन जाएगा कि धमनी में रक्त अधिक दाब से प्रवाहित होता है और शिरा में रक्त कम दाब से प्रवाहित होता है। और जो छठा अंतर आपका बन रहा है वो क्या है, महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनियों को छोड़कर शेष धमनियों में एक दिशीय वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि सभी शिराओं के अंदर क्या होते हैं, एक दिशीय वाल्व पाए जाते हैं। सभी शिराओं में क्या होते हैं, एक दिशीय वाल्व पाए जाते हैं। तो पहले धमनी और शिरा को नोट करें, उसके बाद में अपन केशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं केशिकाओं की। तो ये चित्र मैंने बनाया है, तो पहले आप इसको एक बार बना ले, मैं फिर इस चित्र को मैं समझा रहा हूं। तो देखिए, सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। इस चित्र के अंदर ये कम व्यास वाली जो नली मैंने बनाई है, ये तो है आपकी धमनी, ये तो क्या है, धमनी है, ठीक है। और इधर से बड़े व्यास वाली जो नली बनाई है मैंने, ये बना रखी है साहब शिरा, ये क्या है, शिरा है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये धमनी और शिरा के बीच में ये क्या चीज आ गई। तो ध्यान देवें भाई, केशिकाएं जो होती है वो धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि ये बीच में जो छोटी छोटी नलियां बनी हुई है ये क्या है, केशिकाएं हैं। ये धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है। तो वास्तव में होता क्या है वो समझे अब अपन। देखो क्या होता है कि जो धमनी होती है वो साधारणतः ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है। तो जब धमनी हमारे शरीर के किसी ऊतक में प्रवेश करती है ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, तो जैसे ही वो ऊतक में प्रवेश करती है तो छोटी छोटी बालों के समान पतली नलियों का निर्माण करती है। देखिए, बाल को केस भी बोला जाता है। छोटी छोटी बालों के समान पतली नलियों का निर्माण करता है और उन्हीं पतली नलियों को अपन बोलते हैं केशिकाएं। केशिका शब्द केस से बना और केस का अर्थ होता है बाल। तो बालों के समान पतली नलियां होने के कारण इनको क्या बोला गया, केशिकाएं बोला गया। तो ये धमनी किसी ऊतक में प्रवेश करने के बाद में एक नली ये बन गई, इससे एक छोटी नली ये बन गई, एक छोटी नली ये बन गई और एक छोटी नली ये बन गई। तो ये सारी नलियां क्या है, केशिकाएं हैं, ठीक है। अब देखो ये जो केशिकाएं हैं ये क्या करती है कि उस ऊतक के अंदर जो भी कोशिका, सब कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती है। तो ये जो बीच का रिक्त स्थान है इसके अंदर क्या होगी, जो ऊतक की कोशिकाएं हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित होगी। इसमें इस तरीके से क्या होगी, बीच में जिस भी ऊतक में ये प्रवेश करी थी तो उसकी ये कोशिकाएं इस तरीके से इसमें क्या होगी, विद्यमान होगी। इस तरीके से ये सब क्या है, उस ऊतक या अंग की कोशिकाएं हैं जिसके अंदर ये धमनी प्रवेश करने के बाद में क्या हो गई, छोटी छोटी नलियों के अंदर विभाजित हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, कोशिकाएं हो गई आपकी, ठीक। अब देखिए एक बात और देखिए कि ये जो केशिका होती है इसकी जो दीवार होती है वो मात्र एक कोशिकीय मोटी होती है और इस दीवार के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो केशिका की दीवार है उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो देखो
जो रक्त है वो इधर से आता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो इधर से प्रवेश करता है। ठीक है, अब इधर से प्रवेश करेगा तो ये जो छोटी छोटी केशिका हैं इनके अंदर भी ये रक्त क्या होगा, पहुंचेगा। और जब ये रक्त पहुंचेगा तो इसकी दीवार एक कोशिकीय मोटी और छोटे छोटे छिद्र भी उपस्थित है। तो जो कोशिकाएं हैं जो लगातार श्वसन कर रही है तो इसके जो छिद्र है इसमें से होते हुए ये क्या कर लेती है, O2 को तो ग्रहण कर लेती है रक्त से, और जो CO2 है उसको क्या कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिकाएं जो भी श्वसन कर रही है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा वो तो रक्त में आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाएगा, रक्त से कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा, जो ऊतक की कोशिकाएं हैं उनके अंदर चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि साहब ये कोशिका तो ऑक्सीजन ले रही है, ये दे रही है, सभी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, लेकिन जो जगह नहीं है मेरे पास में तो इसलिए मैंने O2 तो इसको ग्रहण करते हुए बता दिया और CO2 इसको देते हुए बता दिया। लेकिन सभी कोशिकाएं क्या करती है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो रक्त से लेती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रक्त के अंदर छोड़ती रहती है। तो इसी तरीके से केशिकाओं के द्वारा क्या होता है, जो ऊतक है उसकी कोशिका और रक्त के बीच में O2 और CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पर ये जो डिब्बे अपन ने बनाए हैं ये तो क्या है, ऊतक की कोशिकाएं, ऊतक या अंग की कोशिकाएं हैं ये तो। ठीक है, और ये जो बारीक नलियां अपन ने बनाई है ये क्या है, ये है केशिकाएं, ये क्या हो गई, केशिकाएं। ठीक है, इसके अलावा ये सिरा है, तो सिरा के अंदर अपन ने एक चीज और बताई थी भाई, इसके अंदर क्या होते हैं, एक दिशीय वाल्व पाए जाते हैं। तो ये हो गए एक दिशीय वाल्व। ठीक है, तो ऐसे रक्त जाएगा इसमें से, तो ये वाल्व क्या होंगे, केवल आगे की दिशा में ऐसे तो खुल जाएंगे लेकिन वापस उल्टी दिशा में नहीं खुलते हैं ये वाल्व। ठीक है, तो इसमें धमनी का भी चित्र आ गया, सिरा का भी चित्र आ गया और केशिकाएं भी आ गई। ठीक, अच्छा दोबारा देख ले एक बार अपन केशिकाओं को। तो अपन ने क्या बताया भाई, जो केशिका होती है वो धमनी और सिरा को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। धमनी शरीर के किसी ऊतक या अंग में प्रवेश करती है तो क्या होती है, बालों के समान, केस के समान पतली नलियों का निर्माण करती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, केशिकाएं बोला जाता है। इस केशिका की जो दीवार है वो एक कोशिकीय मोटी होती है और इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो उन सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से क्या होता है, O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है वो हो जाता है किस किस के बीच में, ऊतक की कोशिकाओं और रक्त के बीच में O2 और CO2 का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातों का आप नोट कर लें। इसमें देखो धमनी का व्यास अपन ने कम दिखाया है, सिरा का व्यास अधिक दिखा दिया, सिरा के अंदर एक दिशीय वाल्व भी दिखा दिए, यहाँ पर केशिकाओं के बीच बीच में अपन ने ऊतक की जो कोशिका है वो दिखा दी। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद में अगला वीडियो जो आएगा उसके अंदर अपन हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हृदय की जो संरचना उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।